मॉर्निंग लेक्चर नंबर 3। आज आपका सब्जेक्ट है क्लास 10th का बायोलॉजी। इससे पहले वाला लेक्चर जो था वो क्या था, लेक्चर नंबर 2 में प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि यानी कि मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि में हम बताए थे कि जो भी प्रोसेस होते थे वो सारे के प्रोसेस होते थे, प्रकाशिक अभिक्रिया थी और दूसरा अप्रकाशिक अभिक्रिया थी। इसके बाद अब चलते हैं कि देखते हैं वो क्रियाविधि तो हो गई, कैसे कैसे प्रकाश संश्लेषण होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है। अब आते हैं इसके लिए आवश्यक क्या है, अवस्थाएं, कौन कौन से अवस्था हैं जिसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक, तो अब आते हैं नंबर फर्स्ट, प्रकाश। क्यों? क्योंकि प्रकाश, देखिए जैसा कि नाम है प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश को संश्लेषित करना। इसमें प्रकाश यानी कि जो हरे पौधे होते हैं उसमें प्रकाश क्या भूमिका निभाता है। जैसे कि देखिए प्रकाश में क्या लिखा है हमने, प्रकाश संश्लेषण की दर दिन के समय अधिकतम होता है, यानी कि डे यानी कि दिन के समय भी में जब भी प्रकाश होता है उस समय प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होती है, अधिकतम होती है। लेकिन इसमें एक शर्त और भी होता है कि जब अधिकतम ताप होगा या प्रकाश होगा, ज़्यादातर मतलब मैक्सिमम प्रकाश होगा, उस समय प्रकाश संश्लेषण की दर थोड़ी स्लो हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से आता है, इसमें कह रहा है कि देखिए कौन कौन से ऐसे रंग हैं जिसमें प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होगी और किसमें कम होगी, वो देखना है। इसमें लिखा है हमने कि लाल रंग की जो तरंगदैर्ध्य होती है, जो लाल रंग तरंगदैर्ध्य होता है, इसमें अधिकतम होता है क्या, प्रकाश संश्लेषण की, प्रकाश यानी कि प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होगी, अधिकतम होगी। प्रकाश संश्लेषण की दर को इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस रेट। जिसको शॉर्ट में PR बोलते हैं। देखिए लाल तरंगदैर्ध्य में प्रकाश वो जो है प्रकाश है वो या प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो क्या होती है, अधिकतम होती है, जबकि नीले में लाल रंग से थोड़ा कम होती है। और इससे जो है हरे रंग के जो होते हैं वो हरे रंग के तरंगदैर्ध्य में सबसे कम प्रकाश संश्लेषण की दर होती है। अब आते हैं क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरिण, नंबर 2। पर्णहरिण यानी कि क्लोरोफिल जो होता है, जिस पौधे में क्लोरोफिल अधिकतम होगा उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होगी या प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होगा, अधिकतम होगा। इस तरह से ये हो गया। और जिसमें क्लोरोफिल की मात्रा कम होती है उसमें प्रकाश संश्लेषण की मात्रा दर कम होती है। क्यों? क्योंकि जो हरे रंग का पदार्थ होता है उसी को क्लोरोफिल कहते हैं, और पौधे ही ऐसे जीव हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। अब आते हैं सहायक कारक। इसमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हेल्प करते हैं किसमें, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। आपको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सबसे इंपॉर्टेंट पहला दिया है क्या, CO2। देखिए CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है या इस्तेमाल होता है या पाया जाता है। जब ये कच्चा माल जो होता है वो यानी कि ये पाया जाता है, इस तरह से जब CO2 बढ़ेगा तो फोटोसिंथेसिस क्या होगा, अधिक होगी, यानी कि प्रकाश संश्लेषण अधिक होगा। आप जैसा कि आप जानते होंगे कि जो हरे पौधे होते हैं वो जब अपना भोजन बनाते हैं तो वो क्या लेते हैं, CO2 यानी कि श्वसन की क्रिया करते हैं, तो उस समय क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं और O2 की क्या करते हैं, बाहर करते हैं। उसी तरह जस्ट अपोजिट हम लोग का होता है, हम लोग क्या करते हैं, O2 को लेते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं। तो इस तरह से ये कारक में CO2 हो गया, यानी कि इस तरह से इसका कच्चा माल के रूप में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होता है, और CO2 बढ़ेगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट क्या होगा, अधिक होगा। अब आते हैं नंबर 2, तापमान। ये इसका भी इम्पॉर्टेंट है, जब ये भी रोल अपना लेता है किसमें, प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण में अपना रोल इसलिए लेता है क्योंकि इसका तापमान जो है, देखिए किसी भी पौधे में अगर 10 से 35 डिग्री सेल्सियस तक 10 से 35 डिग्री सेल्सियस तक अगर टेम्परेचर है तब तो फोटोसिंथेसिस क्या होगा, बढ़ेगा। अगर इससे ज़्यादा अगर तापमान होता है तो प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी, यानी कि स्लो हो जाए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम हो जाए। क्यों? क्योंकि इसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो
डिसएक्टिव हो जाते हैं, इसी के वजह से इसका तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी कि निष्क्रिय हो जाते हैं एंजाइम। इसी वजह से तापमान बढ़ने से इसका क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस का रेट जो होता है कम हो जाता है। अब आते हैं नंबर थर्ड, खनिज लवण। खनिज लवण यानी कि मिनरल्स जो होते हैं, जितने भी मिनरल्स होते हैं उस मिनरल्स में देखिए मैग्नीशियम, मैग्नीज, लोहा, सल्फर, ये है, ये सारे के सारे जितने भी तत्व हैं या खनिज पदार्थ हैं या खनिज लवण हैं, अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अगर उपस्थित ना हो या पौधे में पाए न जाए, मिट्टी में पाए न जाए, तो इनकी कमी से प्रकाश संश्लेषण की दर जो होती है क्या हो जाती है, कम हो जाती है। देखिए यहाँ पे PR लिखा है, इस वजह से हमने यहाँ पे पहले ही बता दिया कि फोटोसिंथेसिस रेट होता है या प्रकाश संश्लेषण की दर। ठीक, अब आते हैं चौथा नंबर H2O। H2O देखिए जल होता है, आप लोग सबको मालूम है, अच्छी तरह मालूम है, बिना जल के चाहे कोई भी प्राणी हो, कोई भी जीव हो, बिना जल के वो जीवित नहीं रह सकता है। इसलिए वायरस ही ऐसा चीज़ है जो बिना जल के जीवित रह सकता है। अब आते हैं इसमें, देखिए H2O जिस तरह से CO2 इस्तेमाल होता था कच्चा माल के रूप में, उसी तरह फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण में कच्चे माल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अब आते हैं, देखिए इससे जो प्राप्त H होता है, यानी कि H2O में जो अपचयन के बाद या अपघटन के बाद जो H प्राप्त होता है वो CO2 का अपचयन कर देता है। ठीक है ना, यानी कि प्राप्त हाइड्रोजन CO2 का क्या करेगा, अपचयन कर देगा, और इस तरह से H2O बढ़ने पर फोटोसिंथेसिस का रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसा कि इसमें को हम बता दे रहे हैं, आप देखिएगा जब धूप के समय होता है, यानी कि गर्मी के समय में जब प्लांट होते हैं, जो जितने भी खेती की बुआई करते हैं, आप सब्जी बोते हैं चाहे कुछ भी बोते हैं, बोते समय देखिएगा उस समय आप पौधे में पानी हमेशा डालते रहते हैं, 2 दिन पर 3 दिन पर। क्यों? क्योंकि जो उसमें जल होता है, मिट्टी में जो जल होता है, वो उस जल को पौधे बहुत तेज अवशोषित करते हैं। क्यों अवशोषित करते हैं? क्योंकि जो वाष्पन की क्रिया होती है या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उस समय पानी की बहुत ज़्यादा से ज़्यादा खपत होती है। इसी कारण से इसमें इसकी आवश्यकता होती है। किसकी? H2O की। H2O यानी कि नीचे मिट्टी से लेगा और उसके रंध्र के द्वारा पौधे के पत्ती के स्टोमेटा के द्वारा, रंध्र के द्वारा पौधे क्या होते हैं, पानी क्या होता है, बाहर उड़ता जाता है, वाष्पित होता जाता है। इसी कारण से नीचे की मिट्टी जल्दी सूख जाती है और उसमें पानी की सिंचाई तेज़ी के साथ होने लगता है। ये हो गया आपका चौथा नंबर। अब चलिए आते हैं इम्पोर्टेंस पर। क्या है प्रकाश संश्लेषण का महत्व? प्रकाश संश्लेषण के महत्व के बारे में बता रहे हैं। ये आवश्यक अवस्था थी, स्टेट था, क्या थी अवस्था, ये हो गया हमने जो बता दिया। प्रकाश संश्लेषण का महत्व है क्या चीज़? अब इसमें आता भोज्य पदार्थ का उत्पादन। प्रकाश संश्लेषण में भोज्य पदार्थ का उत्पादन कैसे होता है? यानी कि जब भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जब भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उस समय देखिए किसी भी पौधे को भोजन तो चाहिए ही चाहिए। जब भोजन चाहिए तो उसके लिए कौन सी क्रिया जरूरी है? प्रकाश संश्लेषण। जब प्रकाश संश्लेषण होगा तो हरे पौधे अपना भोजन स्वयं उत्पादित कर लेते हैं। इस तरह से हो गया। और जब हरे पौधे उत्पादित कर लेंगे, इस तरह से उन्हीं हरे पौधे पर कौन डिपेंड रहते हैं? सारे के सारे एनिमल्स, यानी कि जानवर और हम। इस तरह से हमारे भी खाद्य पदार्थों की पूर्ति हो जाती है। अब आते हैं नंबर 2, ऊर्जा का स्रोत। इस ऊर्जा के स्रोत में ये कहा गया है कि क्या क्या ऐसे स्रोत हैं जो ऊर्जा प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जितने भी भोज्य पदार्थ हैं या जितने भी पौधे हैं, उनसे जो भी फ्रूट्स मिलते हैं या फल मिलते हैं या खाद्य सामग्रियां मिलती हैं, उनको हमको लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर की सभी सिस्टम्स को, सभी तंत्र को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए इन पौधों पर हमको डिपेंड रहना पड़ता है और इस तरह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया महत्व मानी जाती है। अब आते हैं नंबर 3, वायुमंडल का नियंत्रण। देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अगर ना हो तो वायुमंडल का नियंत्रण कभी
हो ही नहीं सकता। इसलिए कि वायुमंडल में जितने भी CO2 हैं, यानी कि हमारे द्वारा जितना भी छोड़ा गया CO2 होता है, उस चीज़ को कैप्चर करने के लिए, यानी कि लेने के लिए, ग्रहण करने के लिए, अपना भोजन बनाने के लिए पौधे तत्पर रहते हैं। पौधे इसको लेते हैं और इस तरह से वायुमंडल में क्या होता है, नियंत्रण होता है, यानी कि समन्वय होता है। ठीक, अब आते हैं इसी में है शुद्धिकरण। जाहिर सी बात है, जितना भी CO2 मानव द्वारा छोड़ा जाता है, उस CO2 को जब छोड़ा जाता है, उस CO2 को क्या करते हैं, पौधे क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। जब पौधे ग्रहण कर लेंगे तो इस तरह से हमारा इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाता है। अब आते हैं जैव संतुलन। जैव संतुलन वो होता है कि जैसे पौधे हुए, वो किस पे डिपेंड है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर, यानी कि सोलर लाइट पर, सूर्य के प्रकाश पर डिपेंड रहते हैं। ये क्यों, क्योंकि इससे अपना भोजन कौन बनाते हैं, प्लांट, पौधे। ये पौधे अपना भोजन इनसे बनाते हैं और इन्हीं पौधों के ऊपर कौन डिपेंड रहते हैं, मैन और एनिमल्स। जितने भी आदमी हैं और जानवर हैं, ये सारे के सारे इस जैव संतुलन में इन्हीं के ऊपर डिपेंड रहता है कि यानी कि प्लांट अपना भोजन किससे बनाए, सूर्य के प्रकाश से। सूर्य के प्रकाश के बाद जब ये भोजन बना लिए, अपना भोजन बनाने के बाद इनके बाद इनको भोजन के रूप में, यानी कि फूड के रूप में कौन लिया, मानव और अन्य प्राणी। ये हो गया आपका क्या, प्रकाश संश्लेषण का। हाँ, तो बच्चों हम लोग क्या कह रहे थे कि पहला हम पढ़ लिए थे स्वपोषी पोषण के बारे में, हमने पढ़ लिया था। पोषण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषी होता है, दूसरा विषमपोषी होता है। तो स्वपोषी के बारे में जितने भी थे, पेड़ पौधे के बारे में जितना था, उनकी सभी क्रियाओं के बारे में हमने समझा दिया था। अब आते हैं नंबर 2, विषमपोषी पोषण। देखिए, विषमपोषी पोषण क्या होता है, सबसे पहले इसकी परिभाषा को जान। नाम से ही पता है, विषम मतलब होता है क्या, उल्टा। पोषी मतलब होता है ग्रहण करना, पोषण मतलब होता है न्यूट्रिशन, यानी कि जो प्रोसेस उल्टा होता है, यानी कि क्या, विषम मतलब होता है, उसमें पहले वाले में बताया था कि स्वपोषी था कि जैसे कि सभी के जो भी प्राणी या जो भी जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और जस्ट उसी का उल्टा होगा यहाँ पे क्या है, जो भी जीव अपना भोजन किसी दूसरे प्राणी से या दूसरे जीव से ग्रहण करते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, विषमपोषी पोषण। ठीक, इस तरह से इस कैटेगरी में ये परिभाषा हो गया कि मतलब ऐसी विधि जिसके माध्यम से या जो भी जीव किसी दूसरे जीव से या दूसरे जीव के ऊपर डिपेंड रहता है, निर्भर रहता है, या उनसे भोजन प्राप्त करता है, उसी को विषमपोषी पोषण कहा जाता है। अब आते हैं विषमपोषी पोषण के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन या हेटेरोट्रॉफ न्यूट्रिशन। तो इसमें पहला नंबर है प्राणी संभोजी पोषण। नाम से ही पता है, प्राणी मतलब होता है कोई भी जीव या एनिमल्स के बारे में। समभोजी पोषण यानी कि मतलब ये ऐसी विधि है जिसमें कोई भी जीव किसी भी जीव को वो कठोर अवस्था में या हार्ड अवस्था में उनको ग्रहण करता है, उसी को हम क्या कहा जाते हैं, प्राणी संभोजी पोषण। जैसा कि एग्जाम्पल में बताया गया, या ऐसे भी समझ लीजिए कि इसमें किसी न किसी तरह से इसमें पाचन तंत्र की क्रिया होती है, पाचन तंत्र पाया जाता है। जैसे अमीबा, कुत्ता, शेर, मानव, ये आदि है, ये सारे के सारे प्राणी संभोजी में आते हैं, यानी कि कुल मिला जुला के इसको आप कह सकते हैं क्या, मांसाहारी। ठीक, अब आते हैं नंबर 2 में परजीवी। परजीवी, पर मतलब होता है दूसरे पर, यानी कि या दूसरा। पर मतलब होता है दूसरा, यानी कि जो दूसरे पर डिपेंड हो या निर्भर हो, उसी को परजीवी कहा जाता है। जैसे अमरबेल, जैसा कि आप देखे होंगे कोई भी पुराना वृक्ष होता है, उस पर पान के पत्ते की तरह कुछ एक अलग टाइप का जो ब्रांचेज होते हैं, उस ब्रांचेज में बीच से जमा रहता है और रेड तरह, मतलब मान के चलिए कि रेड तरह कलर के फ्लावर्स इसके खिलते हैं। वो क्या होता है, वो इसका बीज क्या होता है, वो उसी पेड़ पौधे पर चिड़ियों के माध्यम से आ जाते हैं, वहीं से जम जाते हैं। वो अपना भोजन मिट्टी से न लेकर के उसी पेड़ पौधे में जो फंसी खुशी मिट्टियाँ होती हैं, उसी से अपना भोजन प्राप्त करता है। ये हो गया क्या, पौधों में परजीवी, पौधों में परजीवी। उसी तरह आते हैं जोंक।
जैसा ये भी है, इसमें खासियत ये भी है कि ये अपना भोजन जब भी लेगा, जब भी ग्रहण करेगा, तो किसी दूसरे जीव को बिना मारे अपना भोजन ग्रहण कर लेता है या भोजन प्राप्त कर लेता है। जैसे जोंक, पानी में जो जोंक होता है, लीच होता है, वो जोंक ही क्या करता है, हमारा और आपका ही या किसी भी प्राणी का जो है ब्लड है, चिपक करके ब्लड को हिस्सा कर लेता है और खींच लेता है, यानी कि उस दूसरे जीव को मारता नहीं है, लेकिन क्या करता है, अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। ये दूसरे के ऊपर डिपेंड है। उसी तरह खटमल आते हैं। खटमल जैसा कि घर में देखेंगे बिस्तर पर, चारपाई में या चौकी में, इन सब में क्या होते हैं, ये उपस्थित होते हैं। रात में सोते के समय ये मानव से या किसी और से अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं या प्राप्त कर लेते हैं। ये क्या हो गए, ये परजीवी हो गए। यानी कि परजीवी का मतलब होता है जो दूसरे पर पूर्णतः डिपेंड हो, उसको मारे ना, जिस जीव से भोजन प्राप्त करे उसको बिना मारे अपना भोजन प्राप्त कर ले, वही क्या होता है, परजीवी होता है। आते हैं नंबर 3, मृतोपजीवी। मृतोपजीवी मतलब होता है जो मृत यानी कि सड़े गले पदार्थों पर या सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, उसी को मृतोपजीवी कहा जाता है। जैसे हम बता रहे हैं, इसमें दिया कवक, जीवाणु, ईस्ट, बैक्टीरिया। आप जानते होंगे कि जैसे कोई भी जीव इसमें क्या हो रहा था, किसी जीव को जो जीव भोजन प्राप्त कर रहा है वो दूसरे जीव को जिससे प्राप्त कर रहा है उसको मार नहीं रहा था। लेकिन यहाँ पे जब तक मरेगा नहीं कोई जीव उस दूसरे, जैसे हमने कहा कि ये कोई जीव है और ये कोई दूसरा जीव है, इसको भोजन चाहिए और ये देने वाला है, ये देने वाला हो गया और ये क्या है, लेने वाला। इस तरह से ये जब तक मरेगा नहीं, सड़ेगा नहीं, तब तक ये भोजन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस विधि को ही मृतोपजीवी कहा जाता है। जैसे हम बता दें, जीवाणु हैं कि जैसे जितने भी एनिमल्स हैं, कोई भी जीव है, चाहे पेड़ पौधे, चाहे जीव जंतु, जो भी मर जाते हैं, मरने के बाद देखे होंगे उसमें कीड़े पड़ते हैं। जो कीड़े होते हैं उन्हीं को जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया कहा जाता है, और उनको सड़ाने और गलाने का कार्य भी यही करते हैं। इसलिए इनसे ही भोजन ये प्राप्त करते हैं, इसलिए इनको मृतोपजीवी कहा जाता है। अब आते हैं, देखिए विभिन्न जीवों में पोषण की बारी आ गई, यानी कि विषम पोषी पोषण में हो गया आपका। यहाँ से ये 3 तरह के हो गए, प्राणी संभोजी, परजीवी, मृतोपजीवी। आते हैं विभिन्न जीवों में पोषण की बात करते हैं। जैसे डिफरेंट टाइप्स के जीव एनिमल्स होते हैं, वो किस तरह से अपना पोषण ग्रहण करते हैं। आते हैं, देखिए जो कोशिका के आधार पर देखा जाए तो जीव 2 तरह के होते हैं। उन दोनों में से एक होता है एक कोशिकीय जीव और दूसरा होता है बहुकोशिकीय। तो एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव में 2 तरह की पाचन क्रियाएं होती हैं। एक कोशिकीय जीव जितने भी होते हैं उनमें पाचन तंत्र पाया नहीं जाता है। ठीक, जैसे अमीबा, युगलिना, पैरामीशियन, यानी कि जितने भी प्रोटोजोआ संघ के एनिमल्स होते हैं या जंतु होते हैं, वो सब के सब एक कोशिकीय जीव होते हैं। इसका मतलब क्या है, एक कोशिकीय मतलब जिनकी शरीर सिर्फ एक कोशिका से बनी होती है, उनको एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। और इस तरह के एनिमल्स होते हैं अमीबा और युगलिना। अब आते हैं क्या, नंबर 2, बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव वो होते हैं जिनके शरीर में एक नहीं 2 या 3 या 4, मतलब इससे अधिक 2, 3, 4 या इससे अधिक कोशिकाओं से मिल करके जिनकी शरीर बनी होती है, उन्हीं को बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। अब वो बहुकोशिकीय कौन होते हैं, इसमें आते हैं मानव और जानवर। ठीक, अब देखिए ये इसमें यही ट्विस्ट है। ये देखिए बहुकोशिकीय जीव जितने भी हैं उनमें पाचन तंत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र होने के नाते सब में अलग अलग तरह की विधि से क्या होता है, पोषण होता है। अब इसी पर हम बताते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपका युगलिना का है। इसमें ये क्या है, ये केंद्रक हो गया,
ये आपका हो गया केंद्रक। अब इस केंद्रक में देखिए ये सब के सब क्या हैं, ये जीव द्रव्य हैं इसके। इसी में पाया जाएगा आपका फूड वैक्यूल्स, खाद्य रिक्तिका। ये खाद्य रिक्तिका होती है। इस खाद्य रिक्तिका का रहने का मतलब क्या होता है कि इसी के रहने के कारण इसकी साइज़ छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। ये किस तरह से अपना भोजन ग्रहण करता है हम बताते हैं। जैसे सपोज दैट इसका आकार ये है और ये हो गया क्या है, फूड पार्टिकल्स, यानी कि क्या हो गया, खाद्य पदार्थ। कोई भी जीव हो गया खाद्य पदार्थ, यानी कि ये जीव है, इसका पोषण है। ये कैसे ग्रहण करता है हम बताते हैं। अभी हम लोगों के बारे में होता तो हम लोग किसी भी चीज़ को लेते हैं, उसको पकाते हैं, फिर मुंह में डालते हैं, खाते चबाते हैं, तब ये होता है। लेकिन ये कैसे करता है, जो अमीबा होता है या यूग्लिना होता है, वो किस तरह से होता है, ये स्ट्रक्चर हो गया। इसमें ये स्ट्रक्चर क्या करेगा, जैसे ही इस फूड पार्टिकल्स को या खाद्य पदार्थ को देखेगा तो यहाँ से ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेता है। इसे कहते हैं कूट पादाभ। यानी कि क्या होता है समझिए, इसका पैर भी है और इसी तरह से ये अपना चंगुल भी बनाता है, यानी कि ये अपना शिकार करने के लिए अपने साइज को इलेबोरेट करता, बढ़ाता भी है। इस तरह से ये क्या करेगा, अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये केंद्रक तो रहेगा ही रहेगा, खाद्य रिक्तिका क्या हो जाएगी, थोड़ा लंबा हो जाएगी ये। अब इस तरह से आगे आने के स्टेप पर ये कुछ इस तरह का स्टेप बना लेगी, ये इसको घेरने के चक्कर में, किसको, खाद्य रिक्तिका को। जैसे ही अंदर आएगा, इसे धीरे धीरे करते करते लास्ट स्टेप में क्या करेगा, ये थोड़ा थोड़ा टूट जाएगा ये, और यहाँ से अपनी खाद्य रिक्तिका को यहाँ अंदर कर लेगा। और ये क्या था, केंद्रक था, तो केंद्रक हमारा यहाँ रहेगा ही, और ये खाद्य रिक्तिका अंदर हो गई। और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, इसको खा करके पचा लिया जाएगा, और इस तरह से ये फूड पार्टिकल्स। तो इस तरह से अमीबा में इस तरह की प्रोसेस से, या यूग्लिना में इस तरह के प्रोसेस से भोजन ग्रहण करने की सिस्टम होते हैं। ठीक, अब आते देखिए, इसमें ये हमने एक कोशिकीय जीव के बारे में हमने बता दिया। अब चलते हैं बहुकोशिकीय जीव के बारे में। बहुकोशिकीय जीव के बारे में सबसे अच्छा और सबसे चर्चित विधि मानी जाती है, या सबसे चर्चित होता है, क्वेश्चन माना जाता है, क्या है, मानव का पाचन तंत्र। इस तरह से मानव के पाचन तंत्र में ये विधि अपनाई जाती है। ठीक, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट भी होता है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा